क्या बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज जैसे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, इन सब का यूज़ अपने ऑपोजिशन पार्टीज़ के अगेंस्ट कर रही हैं? और क्या ये हम सब यानी देश के नागरिकों के लिए ठीक है? आज का आर्टिकल है एनफोर्समेंट डायरेक्टिव्स 10 जनवरी 2026 का द हिंदू का, और इस सीरीज़ में हम ये अच्छे एडिटोरियल्स को सिंपल वर्ड्स में समझाते हैं। तो इसमें पहले बताया गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 8 जनवरी को कोलकाता में आईपीएसी के यहाँ पर काफ़ी रेड्स करी। अब आईपीएसी क्या है? आईपीएसी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो प्रशांत किशोर ने चालू करी थी, और ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंसल्ट करती हैं उनको इलेक्शन जिताने के लिए, और उसके बदले में वो पैसा लेती हैं। इनफैक्ट 2014 का नरेंद्र मोदी इलेक्शन जो जीते थे उसमें आईपीएसी ने ही बीजेपी को कंसल्ट किया था, बीजेपी ने उन्हें पैसे दिए थे और इस फर्म ने उनको जिताया था। तो आईपीएसी अब सिर्फ बीजेपी के तो करती नहीं है, अब धीरे धीरे वो सब पार्टीज़ को करने लगी है। तो अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस आने वाले थे अगले कुछ ही महीनों में, और उसमें वेस्ट आईपीएसी टीएमसी को यानी कि तृणमूल कांग्रेस को कंसल्ट कर रही थी। तो ईडी ने कहा कि ये जो सर्चेज हुए हैं, ये जो कोलकाता में उन्होंने रेड मारी है, वो एक मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के अगेंस्ट है। अच्छा, ईडी क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक एजेंसी है, जैसे सीबीआई होती है ऐसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी एक एजेंसी है, लेकिन ये एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के क्राइम से इन्वेस्टिगेट करती है। वो क्राइम्स होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड ही, जैसे कि किसी के पास काला धन है और वो सफ़ेद कर रहा है, तो इस टाइप के क्राइम का अगर कहीं पर अंदेशा है तो उस टाइप के क्राइम्स को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट करती है। तो यहाँ पर ये कहना है कि भाई कोलकाता में जो रेड पड़ी आईपीएसी के फर्म के वहाँ पर, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने डाली है। अब ऑपोजिशन इस पर ये कह रहा है, यानी कि तृणमूल इस पर ये कह रहा है कि भाई ये तो बीजेपी यूज़ कर रही है एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि कुछ ही टाइम में इलेक्शंस हैं, और ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है सेंट्रल एजेंसीज ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, तो ये उनके ऊपर आरोप है। लेकिन आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडियली जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ईडी हो गई, सीबीआई हो गए, ये सब किससे चलती हैं? सब हमारे ही टैक्स के पैसे से चलती हैं, हमारे ही दी हुई पावर से चलती हैं। तो आइडियल वर्ल्ड में क्या होना चाहिए कि ये बिल्कुल जहाँ पर वाकई केस हो वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेट करें और गलत लोगों को पनिश करें, किसी भी सही इंसान को परेशान नहीं करें। तो अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्शंस के जस्ट पहले रेड हुई, तो ऑपोजिशन ने आरोप लगाया कि नहीं भाई ये तो जो है मतलब आप हमारी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म के ऊपर रेड कर रहे हो, मतलब उनके पास हमारे कितने सीक्रेट डेटा होंगे कि हम किस तरह से इलेक्शन की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हम किन किन कैंडिडेट्स को फ़ायदा कर रहे हैं, और ये सब डेटा बहुत यूज़फुल हो सकता है कि बीजेपी जो कि ऑपोजिशन जो कि इलेक्शन वहाँ लड़ रही है उनके लिए। तो ये ऑपोजिशन का आरोप है। तो ऐसे में ईडी ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है। ईडी ने कहा है कि भाई ये जो है सिर्फ ऑनगोइंग मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी उसी से रिलेटेड है, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, और हम तो बस वो ढूंढना चाह रहे हैं कि वो पैसे की ट्रेल ढूंढना चाह रहे हैं जो उस इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए। अब ये भी एक कहने की बात है कि भाई ये अपेरेंटली ये केस 2020 का है, आज 2026 है, तो सीधे 6 साल में इलेक्शन के जस्ट पहले ही इनको याद आया कि हाँ चलो अब यहाँ पर जाके रेड करते हैं, तो इसलिए अभी लोगों को थोड़ा इस पर डाउट हो रहा है। तो जब ये सब हुआ तो फिर टीएमसी ने मतलब पूरे स्टेट में प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज़ किए, और इनफैक्ट जब रेड चल रही थी तब ममता बनर्जी आईपीएसी के ऑफिस गई और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया, और इनफैक्ट वहाँ से कुछ फाइल्स भी उठा के लेकर आई। तो इसके ऊपर अब ईडी का कहना है कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब ये भी बात सही है कि सेंट्रल एजेंसीज़ या कोई भी पुलिस सीबीआई कहीं पर इन्वेस्टिगेशन करे तो आइडियली चाहे कोई कितना ही पावरफुल हो उसको ये हक नहीं होना चाहिए कि वो उस इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करे, उसमें से एविडेंस लेके जाए या ऐसा कुछ चीज़ें करके जाए। तो ये भी बात सही है। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि एजेंसीज़ निष्पक्ष रूप से काम भी करें और कोई उसमें अड़ंगा भी नहीं अटकाए इस टाइप से। तो
कुल मिला के ममता बनर्जी यानी कि जो कि टीएमसी की हेड हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये तो आप डेमोक्रेसी पे अटैक कर रहे हो, क्योंकि आप हमारे इलेक्शन रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिजिटल मटेरियल वगैरह ये सब इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी लेकर जा रहे हो रेड के उसमें। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि भाई हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, हमारा तो मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन है, और बल्कि आपने हमारे ऑफिशियल्स में बीच में ऑब्स्ट्रक्ट किया। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब कलकत्ता हाई कोर्ट में अर्जी डाल दी है कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं हुई है। लेकिन अब ये भी बात है कि ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। सेंट्रल एजेंसीज और भी हैं, जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन सब ने बार बार स्टेट गवर्नमेंट्स जो कि ऑपोजिशन पार्टीज़ चला रही हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ किया है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये इन सब लोगों को सेंट्रल एजेंसीज ने कई सालों तक जेल में रखा, और उसके बाद उनमें से कुछ केस जैसे हैं प्रूव भी नहीं हुए। ऐसे ही झारखंड में हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे हेड, उनको भी सेंट्रल एजेंसीज ने परेशान किया है इस तरह से। तो ये आर्टिकल लिखता है कि एक पैटर्न दिखता है अक्रॉस टाइम एंड स्पेस कि ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं ये ऑपोजिशन पार्टीज़ के अगेंस्ट यूज़ हो रही हैं, और इस वजह से जो ममता बनर्जी कह रही है वो बात पे दम भी लगता है कि भाई आप जो है सेंट्रल एजेंसीज़ का मिसयूज़ कर रहे हो, और सेंट्रल एजेंसीज़ का मिसयूज़ हमारे लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। हमारे टैक्स के पैसे से, हमारी पावर से चल रही है, और क्या वो उसे बीजेपी को इलेक्शन जिताने के लिए यूज़ होना चाहिए? नहीं, वो जेन्युइन जहाँ पर क्राइम हो रहे हैं उनको रोकने के लिए यूज़ होना चाहिए ऐसा। और इसीलिए क्योंकि ये पैटर्न दिखता है, इसलिए ईडी का ये कहना कि नहीं ये तो इलेक्शन रिलेटेड नहीं है, ये थोड़ा सा कम इसमें दम लगता है। अब इसमें चाहे जो भी इस केस के मेरिट्स हों वो तो अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन ये जो एक्शन और टाइमिंग है कि वो इलेक्शन के बस कुछ ही महीने पहले, ये ज़रूर अपने इलेक्टोरल प्रोसेस यानी कि जिस तरह से देश में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं उन सब की फेयरनेस और इंटेग्रिटी पे सवाल खड़ा करते हैं। साथ में ये सेंटर स्टेट रिलेशंस, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर और ये लोग चलाते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं जैसे मुख्यमंत्री वगैरह चलाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि सेंटर और स्टेट में अच्छे रिलेशंस हो, कॉर्डियल रिलेशंस हो, तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर सेंट्रल एजेंसीज ज़बरदस्ती मतलब बिना दिक्कत के स्टेट गवर्नमेंट्स को परेशान करेंगी तो, या इलेक्शन जीतने के लिए इस टाइप्स की चीज़ें की जाएंगी तो ये रिलेशन भी सफ़र करेंगे, और फिर ये हर तरह से अफेक्ट होगा। एंड इलेक्शन फंडिंग, ये इलेक्शन फंडिंग का भी वो बताता है कि भाई कैसे इसमें भी दिक्कत आती है। तो अब ये बात सही है कि जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है, सेंटर में हो या स्टेट में हो, उसको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाते हैं इलेक्शन के टाइम पर। देखो, इलेक्शन जब हो रहा है तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, ये हम सबके इंटरेस्ट में है। फ्री एंड फेयर का क्या मतलब? फ्री एंड फेयर का ये मतलब कि जितने भी लोग उस चुनाव को लड़ रहे हैं उन सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, फिर जो हमारे लिए बेस्ट अपनी बात रख पाए हम उसको वोट दें और वो जीते, यही हम सबके इंटरेस्ट में। अगर कोई एक जना बाकी सबके लिए अनफेयर बना दे क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और हमेशा वही जीते, तो फिर वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, फिर वो हमारे लिए इलेक्शन का क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर होना बहुत ज़रूरी है, और ये सेंट्रल एजेंसीज या इन सब का यूज़ इलेक्शन को अनफेयर बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो फिर भी थोड़े बहुत एडवांटेजेस होते ही हैं जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है, बट लेकिन क्या होता है कि कई और भी डिपार्टमेंट या कई और भी चीज़ें होती हैं जिनकी फेयरनेस की वजह से कुछ हद तक इलेक्शंस फेयर रह पाते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, तो इलेक्शन कमीशन का मेन काम ही ये है कि इलेक्शंस फेयर रहें। तो अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम करे और इस तरह की गलत चीज़ें नहीं होने दे तो इलेक्शन फेयर रहेगा। जैसे अभी बिहार में इलेक्शन हुए थे कुछ टाइम पहले, तो बिहार में इलेक्शन के जस्ट कुछ दिन पहले तक ही बीजेपी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार, इन लोग ने बहुत सारी महिलाओं के बैंक अकाउंट्स में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, ये बोल के कि भाई इससे आप अपना बिजनेस शुरू करो।
अब कहने को ये भाई हाँ बिज़नेस शुरू करने के लिए स्कीम है, लेकिन क्लियरली ये एक तरह की रिश्वत है लोगों को कि हमने तुमको पैसा दिया, तुम हमको वोट दो। तो अब क्योंकि वो पावर में थे तो वो तो कर सकते थे, बाकी लोग सिर्फ वादा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आइडियली इलेक्शन कमीशन को होने नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ। तो इस टाइप से अगर इलेक्शन कमीशन अपना ठीक से काम करे तो वो जो फील्ड है वो लेवल प्लेइंग हो जाता है। फिर जुडिशियरी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं सरकार से, तो आइडियली वो भी बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं जहाँ पर भी उन्हें लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, और वो इसको इलेक्शन को फेयर बनाए रख सकते हैं। अब जैसे ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है SIR जो बीजेपी करा रही है, बेसिकली इलेक्शन कमीशन और बीजेपी करा रहे हैं पूरे देश में। अब इसको लेके कई सवाल उठ रहे हैं कि इनमें से कई जेन्युइन वोटर्स का एक्सक्लूजन हो रहा है, ये बहुत कम इलेक्शन के पहले बहुत कम टाइम मिल रहा है, इसमें इसके बाद भी डुप्लीकेट लोग रह जा रहे हैं, और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ लोगों पे डाल दिया गया है। लेकिन जुडिशरी ने इस पर ज़्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं किया। तो बेसिकली इसलिए भी अगर वो इसको कोशिश रखती कि नहीं ये प्रोसेस फेयर है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो भी इलेक्शन फेयर रहते। ऐसे ही मीडिया, अब मीडिया भी आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट सारा मीडिया जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रोल करते हैं, और ऑलमोस्ट सारा का सारा मीडिया जो है बीजेपी का गुणगान करता है। तो अगर मीडिया भी अपना काम ठीक से करता और मतलब दोनों तरफ के प्रश्न रखता कि नहीं ये बात भी सही है कि भाई ठीक है किसी को भी रेड के बीच में ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी बात सही है कि ये हमने पैटर्न देखने को मिला है कि सेंट्रल एजेंसीज़ का यूज़ हो रहा है अपोजिशन पार्टीज़ के अगेंस्ट। तो ये सब चीज़ें अगर मीडिया डिस्कस करता तो लोगों को इन्फॉर्म डिसीजन मिलता, तो लोग और अच्छे से मतलब जो है लोगों के लिए इलेक्शन फेयर होते हैं। और ऐसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अगर वो होता है तो मतलब इस तरह से ये सब एजेंसीज देश में इसी टाइप के इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जो चेक्स एंड बैलेंसेस रखें कि पावर में कोई भी हो लेकिन कोशिश रहे कि ओवरऑल जितना फेयर हो सके इलेक्शन उतना फेयर हो। लेकिन अगर कोई पावरफुल लोग इन सारे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लेता है, मतलब कि इन सारे इंस्टीट्यूशंस को अपने हिसाब से चलवाता है, तो फिर क्या है कि ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम नहीं कर पाते और हमारे लिए इलेक्शंस फेयर नहीं रह पाते, वो दिक्कत हो जाती है। तो ये इस टाइप की दिक्कतों को से हमको सावधान रहना। इस टाइप के लोग, अगर ऐसे लोग हम जानते हैं पावर में हैं जो इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, तो हमें उन्हें इंकरेज करना है कि ऐसा नहीं हो, और ताकि हमारा इंस्टीट्यूशंस बचे रहें। तो पावर में कोई भी आए लेकिन लॉन्ग टर्म में हम अच्छे से मतलब देश आगे बढ़े। तो अब ऑब्वियसली जो ईडी की रेड्स हैं वो मतलब टीएमसी को थोड़ा सा टारगेट कर रही हैं, और ये इस पैटर्न को देखने मिला है। आपको ध्यान होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था जिसमें फिर से मोदी जीत के आए, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। तो अब जब आपके एक मेन ऑपोजिशन पार्टी का बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा, वो चुनाव ही नहीं लड़ेगी, तो क्या आपको लगता है वाकई चुनाव फेयर है? और आप क्या चाहेंगे? आप हमेशा यही चाहेंगे ना कि आपके सामने यहाँ कई अच्छे कॉम्पिटिटर्स हों और लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और जो हमारे लिए बेस्ट कर सके वो करे। अगर आपके सामने सिर्फ एक ही जना जीतने वाला, तो फिर तो मतलब क्या ही अपने उसका फ़ायदा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। अब क्यों फ्रीज़ किए थे, हो सकता है उसके कुछ मतलब डिसेंट कारण हो, वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन जस्ट इलेक्शन के पहले हुए तो ये एक टाइमिंग को लेके बात खड़ा करते हैं। और मतलब ये देखना कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है कि ये हम देख सकते हैं कि ईडी ने कितने केसेस किए हैं ऑपोजिशन पार्टीज़ के अगेंस्ट, सीबीआई ने कितने केसेस किए हैं ऑपोजिशन पार्टीज़ के अगेंस्ट, और इनकम टैक्स भी मतलब इन्हीं को ही परेशान कर रहा है। तो और बीजेपी और उसके एसोसिएट्स के अगेंस्ट कभी नहीं होता। मतलब जैसे कई लोग हैं जो पहले कांग्रेस में थे या दूसरी पार्टीज़ में थे, जिन पे बीजेपी ने आरोप लगाए कि भाई इन लोगों ने स्कैम किए। जैसे असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा, ये आज बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, ये पहले कांग्रेस में थे। इनके ऊपर बीजेपी ने ही आरोप लगाया कि इन्होंने खूब स्कैम किए, इनके ऊपर केस भी चल रहा था। अब जब से बीजेपी में आ गए हैं तब से केस ठंडे बस्ते में है। ऐसे ही ये छगन भुजबल हो गया, या ऐसे बहुत अजीत पवार हो गया, जिनके ऊपर चक्की पीसिंग करके बीजेपी ने बोला था खूब, लेकिन अब बीजेपी के साथ महाराष्ट्र सरकार में है, तो अब उनके ऊपर कोई ज़्यादा कुछ कार्रवाई हो नहीं रही, ठंडे बस्ते में। तो कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं वो अपना काम फेयरली नहीं कर रही हैं, मतलब इम्पार्शियल होकर नहीं कर रही हैं। और
ये हमारे टैक्स के पैसे से चलती हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए हमारा इन पे खर्च होता है, और फिर ये काम फेयरली नहीं करें तो ये तो हम सबका ही नुकसान है। तो ये हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारा देश एक आइडियल रास्ते में जाए। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन है, ये सब है, ये सब अपना काम करें। कोई भी आदमी चाहे कितना भी पावरफुल हो, वो इन सबको वेपनाइज नहीं कर सके। हमें इसी तरफ की कोशिश करनी चाहिए।